ये कहानी है अंकित की। अंकित एक कंपनी में फील्ड ऑफिसर था। ऑफिस के काम से अक्सर उसे शहर के बाहर आना जाना पड़ता था, लेकिन 7 साल पहले दिसंबर के जाड़ी की एक रात एक ऐसी घटना घटी जिसे वो लाख कोशिश के बावजूद भुला नहीं सकता। दरअसल ऑफिस के जरूरी काम से उसे अचानक दिल्ली जाना था। रात को 9 बजे उसकी ट्रेन थी। वो 7 बजे ही स्टेशन की तरफ टैक्सी से निकल पड़ा, क्योंकि स्टेशन शहर से काफी दूर था। ठीक 8 बजे वो स्टेशन पहुंच गया। कितनी ठंड है। जरा पूछताछ केंद्र में जाकर पता करता हूँ कि ट्रेन कहाँ है। पूछताछ केंद्र में जाकर पता किया तो पता चला कि धुंध के कारण ट्रेन 1 घंटे लेट थी। स्टेशन कोई खास बड़ा नहीं है। वो अभी कहीं बैठने की सोच ही रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से बारिश। ठंड तो और बढ़ गई है। ऐसे में ट्रेन का 1 घंटे और इंतजार। अंकित ठंड से कांप रहा था। हालांकि उसने गर्म कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वो नाकाफी थे। सुनसान रात में कुत्ते के रोने की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। छोटा स्टेशन होने के कारण इक्के दुक्के लोग ही स्टेशन पर नजर आ रहे थे। ठंड बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर थी। तभी दूर उसे आग की लपटें दिखाई दी। लगता है वहाँ कोई दुकान है। अगर चाय की दुकान हो तो मजा ही आ जाए। बारिश बंद होते ही अंकित वहां गया। वो चाय की दुकान नहीं थी। कुछ लोगों ने ठंड से राहत के लिए एक शेड के नीचे आग जला रखी थी। वो वहीं बैठ गया। सर्दी में आग के पास बैठना उस सुकून की तरह होता है जो एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में महसूस करता है। वहां बैठकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी ट्रेन के आने की सूचना हो गई। ट्रेन ने जैसे ही प्लेटफॉर्म को छुआ, लोग अपनी अपनी बोगी की तरफ लपक पड़े। अंकित भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ट्रेन 2 मिनट वहां रुकी, फिर अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। अंकित की सीट खिड़की के बिल्कुल पास थी और दुर्भाग्य से खिड़की पूरी तरह बंद नहीं होती थी। ये खिड़की तो पूरी तरह बंद ही नहीं हो रही है। यहाँ से थोड़ी सी हवा भी आएगी तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अंकित ने फिर से खिड़की बंद करने की कोशिश की। सौभाग्य से 2-3 बार की कोशिश के बाद वो बंद हो गई। अंकित के सामने की सीट पर अमर और सुप्रिया नाम का नया शादीशुदा जोड़ा बैठा था। मांग में सिंदूर, कलाई में लाल लाल चूड़ियां, हाथों की मेहंदी और लाल साड़ी पहने सुप्रिया बहुत सुंदर लग रही थी। आप लोगों को देखकर लग रहा है कि कुछ दिनों पहले ही आपकी शादी हुई है। जी, अभी 15 दिन हुए हैं भाई साहब। हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। अमर और सुप्रिया को देखकर ऐसा लगता था कि वो हर एक पल को जीना चाहते हैं। वो पूरी दुनिया को भूलकर एक नई दुनिया में थे। अंकित के साथ ही अनवर मियां और तबस्सुम भी सफर कर रहे थे। उनका एक 3 साल का बेटा था, सलीम। गोरा रंग, बड़े बड़े बाल, बड़ा ही मासूम था वो। सच ही कहते हैं, छोटे बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं। वो ट्रेन के एक कोने से दूसरे कोने तक भागता और फिर अपनी माँ के पास दौड़कर आता और उनकी गोद में सर रखकर अपनी तोतली जबान में बोलता, अम्मी मुझे पकड़ लो, अम्मी मुझे पकड़ लो। फिर अम्मी उसे जैसे ही पकड़ने को अपना हाथ बढ़ाती, वो फिर भाग जाता। ऐसा लगता था कि वो अपने नन्हे कदमों से सारी जमीन नाप लेना चाहता था। अनवर मियां ने बताया कि जानते हैं अंकित जी, शादी के 8 साल तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी। हम दर बदर जाकर थक गए थे जी। तब बाबा की मजार पर जाकर हमने मन्नत मांगी तो सलीम पैदा हुआ। कारोबार की मशरूफियत के कारण अब तक यहाँ जाकर चादर नहीं चढ़ा पाया था, लेकिन इस बार तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा को चादर जरूर चढ़ाऊंगा। मैं और तबस्सुम से लेकर वहीं जा रहे हैं। अंकित के साथ ही श्रीवास्तव जी भी सफर कर रहे थे। वो किसी फैक्ट्री में अकाउंटेंट थे। बातों बातों में ही उन्होंने बताना शुरू किया कि मेरी एक ही बेटी है पूनम, उसकी शादी है। उसकी शादी का लाल जोड़ा मैं साथ ही ले जा रहा हूँ। पता ही न चला 22 साल कब निकल गए। ये बेटियां इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती हैं? 22 साल पालने पोसने के बाद अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे को सौंपना बड़ा ही कठिन कार्य है। ये बात कहते हुए श्रीवास्तव जी भावुक होकर रोने लगे। श्रीवास्तव जी, यही तो रिवाज है। बेटियां तो पराया धन होती हैं। उन्हें तो एक ना एक दिन
अपने घर जाना ही होता है। ये कहकर अंकित ने उन्हें चुप कराया। एक 24 साल का लड़का आदित्य भी उनके साथ ही सफर कर रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। शायद उसकी नई नई नौकरी लगी थी। उसके पीछे ये कारण हो। एक बड़े ही बुजुर्ग सरदार जी भी उनके साथ थे। बड़ी रोबदार मूछें, उम्र करीब 80 साल, लेकिन इस उम्र में भी जो तेजी और फुर्ती उनमें थी, जिसे देखकर आज के युवा भी शर्मा जाए। उनका नाम अमरीक सिंह भंडारी था। उन्होंने बताया, आओ जी, हम लोग पाकिस्तान के एक गांव मोटोर के रहने वाले थे और बंटवारे के बाद जी भारत में ही आकर बस गए। आज भी मेरे कई जानने वाले पाकिस्तान में हैं। सरदार अमरीक सिंह आजादी के पहले की कई सारी कहानियां भी सुनाते जा रहे थे। रह रहकर वो आज के नेताओं पर बरस भी पड़ते थे। बातों बातों में कब रात के 11 बज गए पता ही नहीं चला। माहौल एक परिवार के जैसा हो गया था। सब लोग पता नहीं ये क्यों भूल गए थे कि वो एक सफर में है। कुछ देर बाद सबने खाना शुरू किया। सभी अपना अपना खाना बांट कर खा रहे थे। कोई अपनी चपातियां खिला रहा था तो कोई हलवा, किसी की सूखी रोटी थी तो किसी के पास बिरयानी। ये देखकर लग रहा था कि कितना प्यार है इनमें। ये तो कुछ बुरे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं और नफरत फैलाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। खाना खत्म हुआ और लोग अपना कंबल चादर निकालकर सोने की कोशिश करने लगे। थोड़ी ही देर में अंकित को भी नींद आ गई। तभी एक आवाज आई, चाय वाली चाय, चाय वाली चाय, चाय 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 वाली भाई साहब, चाय 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 वाली चाय, शुद्ध दूध वाली अदरक वाली चाय ले लो भाई साहब, चाय चाय वाली भाई। हाँ भाई साहब चाय बोलिए, चाय। हाँ बहन जी चाय 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 चाहिएगा, चाय चाय बोलिए। हाँ जी भाई साहब चाय। अबे भाई, इतनी रात को तू किसे चाय पिला रहा है? सब सो रहे हैं, देख नहीं रहा है क्या? क्यों तू बेकार में लोगों की नींद खराब कर रहा है यार? बाबूजी गरीब के लिए रात क्या और दिन क्या है, काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं भाई साहब। अंकित उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे सका। वो अगले स्टेशन पर उतर गया, लेकिन अंकित 1 बजे तक करवटें बदलता रहा और सोचता रहा, ये नींद भी ना हमारे नेताओं की तरह होती है। एक बार चुनाव के समय आते हैं, फिर दोबारा आने में काफी वक्त लगाते हैं। खैर नींद आ गई। अभी उसकी आंख लगे हुए बस 15-20 मिनट ही हुए थे कि एक जोरदार धमाका हुआ। अंकित अंदर तक सिहर गया। ट्रेन रुकी पड़ी थी। अंकित ने बाहर देखा, लोग भाग रहे थे। हर ओर बचाओ बचाओ की आवाज गूंज रही थी। बचाओ बचाओ। अंकित ने बहुत उठने की कोशिश की, लेकिन उठ न सका। वो बेहोश हो गया। जब फिर से उसकी आंखें खुली तो भयानक दृश्य देखकर दिल दहल गया। अगल बगल लाशें ही लाशें थी। लोग अब भी भाग रहे थे। अंकित का हाथ बुरी तरह दबा हुआ था। उसने जोर से आवाज लगाई, मुझे निकालो, अरे कोई तो मुझे निकालो। तभी एक हाथ अंकित की मदद को आगे आया। वो हाथ सरदार अमरीक सिंह का था। उन्होंने उसे बाहर निकाला और उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगे। ये सब क्या हो गया सरदार जी? ओए अंकित, गाड़ी में बम विस्फोट हुआ है। अगले दिन की शुरुआत इतनी भयानक होने वाली है ये किसी ने भी नहीं सोचा था। बचाव वाले आ गए थे। एम्बुलेंस की आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी। लाशों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन लाशों में एक लाश अमर और सुप्रिया की थी। सुप्रिया अब भी अमर के हाथ में हाथ रखे हुए थी। अमर ने अब भी उसका हाथ जोरों से थाम रखा था। यह साथ ऐसा था जिसे अब कोई नहीं छुड़ा सकता था, मौत के बाद का साथ। अगली लाश को देखकर अंकित का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी आवाज उसके गले में रुक गई। वो मृत शरीर उस नन्ही से बच्चे सलीम का था। सरदार जी ने उसे गोद में उठा लिया और वाहे गुरु से कहने लगे, ओए वाहे गुरु, ओए तुहाडा कैसा इंसाफ है। इस बच्चे को किस गुनाह की सजा दे दी वाहे गुरु। वाहे गुरु, आदमी के भेष में वो कौन से राक्षस थे जिन्होंने ट्रेन में बम रखा सी। अपनी बेटी की शादी का अरमान लिए श्रीवास्तव जी भी एक कोने में लहूलुहान पड़े थे। तभी उनके शरीर में कुछ हरकत हुई।
सरदार जी, लगता है श्रीवास्तव जी अभी भी जिंदा हैं। पानी, पानी। भाई साहब, मेरी बेटी की शादी का जोड़ा नहीं मिल रहा, न जाने कहाँ खो गया है। सरदार जी, आप मेरा एक काम करेंगे, एक शादी का जोड़ा लेकर मेरे घर चले जाएंगे। घर में मत बताना कि पापा तेरी विदाई को अब नहीं आएंगे। ये कहते कहते उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उनकी आत्मा ने उनके शरीर का साथ छोड़ दिया। शायद यही कहने को उनकी सांसें अटकी हुई थी। तभी बारिश होने लगी। राहत का काम 1 घंटे रोकना पड़ा। राहत की गाड़ी लाशों से भरती जा रही थी। अंकित की आंखें अब भी किसी को ढूंढ रही थी। तभी वो नजर आया। जी हां, आदित्य। अब भी वैसी ही मुस्कान उसके मृत चेहरे पर थी। शायद वो मौत को मुंह चिढ़ा रहा था। पूरा माहौल चीख पुकार से भर गया था। कोई बेटे को ढूंढ रहा था तो कोई मां को। किसी को बीवी नहीं मिल रही थी तो किसी का पति। जिनके अपने मिल जाते वो खुश थे, जिनके नहीं मिलते वो अपनों की तलाश में लग जाते। ये मंजर देखते देखते अंकित कब बेहोश हो गया पता ही नहीं चला। इस बार जब उसकी आंखें खुली तो वो रेलवे के अस्पताल में था। अमरीक सिंह बगल की बेड पर थे। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसके हाथ से बहुत खून बह गया था। सरदार जी ने ही उसे खून दिया, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण अंकित का एक हाथ काटना पड़ा। तभी फिर जोर से रोने की आवाज आई। सलीम, सलीम, कहाँ है मेरा बच्चा? सलीम। सलीम बाहर खेल ले, वो ठीक है। तुम्हें इस हालत में देखकर वो रोने ना लगे, इसलिए मैंने उसे बाहर खेलने दिया। आज इस घटना को 7 साल हो गए हैं। अमरीक सिंह अब नहीं रहे। तबस्सुम बीमार रहती हैं। अनवर मियां भी पूरी तरह टूट चुके हैं। हाँ, श्रीवास्तव जी की बेटी की शादी हो गई है। वो खुश है। उसका कन्यादान सरदार जी ने ही किया। वो अंकित को भैया बुलाती है। आज अंकित फील्ड अफसर नहीं है। छोटी सी दुकान है उसकी, जिसे वो और उसकी पत्नी मिलकर चलाते हैं। जब भी वो इस घटना के बारे में सोचता है तो लगता है कि कुछ लोगों के खतरनाक मंसूबे कैसे कितनों के परिवार को तबाह कर देते हैं। आखिर क्या मिलता है उन दहशतगर्दों को इस तबाही से? इस सवाल का जवाब उसे नहीं मिलता। अगर आपके पास हो तो बताना, बताना जरूर। Thanks for watching.